Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. So आज हम नेक्स्ट सेट डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए. लाइक हमारे यहाँ एटीटी के सेकंड पेपर के जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस. तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो लीजिए. और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है. सो या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि अ वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 100 हर्ट्स है, ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स इट फिक्स्ड एंड. ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ऑब्वियसली जो है ये स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं क्योंकि फिक्स्ड एंड्स की बात कर रहे हैं ना. व्हेन दिस वेव ट्रैवल बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रैवल बैक कर रही है तो नोड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नोड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड. द स्पीड ऑफ द वेव, हमें जो है वेव ऑफ द स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले देखो वो कह क्या रहे हैं. एक स्टैंडिंग वेव है, वो कह रहे हैं कि नोड बन रहा है 5 सेंटीमीटर पे. स्टार्टिंग से फिक्स्ड एंड पे ऊपर नोड बन रहा है 5 सेंटीमीटर पे. ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे एक नोड बन रहा है. उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, दोबारा से वही अपने एंड के ऊपर आ रही है. ठीक है, हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है वेव की, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी, मतलब टोटल स्पीड निकालनी है. तो अगर ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही होएगा, है ना. यहाँ पे भी तो 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव है, सिंपली वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है. ठीक है. तो यहाँ अब वो कह रहे हैं कि स्पीड निकाल लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना. ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम. तो स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो देखो डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10. डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, 10 आ गया. लेकिन अब टाइम पीरियड का क्या करें, कि टाइम, अब देखो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्स. तो देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किस फॉर्मूला से रिलेट होते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 1/t. ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें 1/t की ही वैल्यू निकालनी है ना, 1/t की तो वैल्यू निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 हर्ट्स है तो 1/t की वैल्यू 100 आ जाएगी. तो यहाँ पे क्या है, 1/t को हम कुछ इस तरह से 100 ही लिखेंगे ना 1/t को. तो देखो बस s इज इक्वल्स टू 100, सॉरी 10, 10 × 100. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है. यहाँ पे देखो जो आंसर दे रखा है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेंटीमीटर के अंदर ले रहे हैं. ठीक है, तो अब इस 10 को जो है हम 100 से डिवाइड कर देंगे इन ऑर्डर कि हम इसको मीटर के अंदर चेंज कर सकें. तो इस 100 से ये वाला 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास स्पीड आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, तो या इसका फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं वेव हैज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज पीरियड इज 4 सेकेंड. मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि 4 सेकेंड, वाहिल अनदर वेव विच पॉसेस ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके पास भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर रही है 3 सेकेंड का. ठीक है, इफ बोथ आर कंबाइंड, अगर इन दोनों जो वेव्स हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं, जिनका टाइम पीरियड अलग अलग है, उनको कंबाइन कर दिया जाए, देन द रिजल्टेंट वेव विल हैव द पीरियड इक्वल टू, तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका कितना पीरियड होएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. टाइम पीरियड निकालना रिजल्टेंट वेव का. देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो टाइम पीरियड के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है. तो हमें पता है कि अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करें, यानी कि बीट्स निकाल लें. बीट्स किस तरह से होते हैं, बीट्स मतलब यू कैन से कि हल्की सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बीट्स आ जाती हैं. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, क्योंकि देखो चलो एक बार पहले है ना इस टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. अब ये जो टाइम पीरियड है ये 4 है. ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू 1/t, टी इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/4. ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, 1/4 आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाली का. सेकेंड वाली का एफ क्या आ जाएगा, 1/3. ठीक है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना हुआ है, तो मेरे पास जो है रिजल्टेंट टाइम पीरियड आ जाना है. तो मैं पता क्या करती हूँ, रिजल्टेंट टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले मैं रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ. तो एफ माइनस एफ डैश, तो अगर मैं 1/3 में से 1/4 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा,
4 माइनस 3 1/12 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ गई 1/12, और रिजल्टेंट टाइम पीरियड क्या आ जाएगा मेरे पास 12 सेकेंड फिर, बस। ठीक है, एफ से जो टी है वो इस तरह से निकाल लेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम पीरियड को हम डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते थे कि लाइक 4 × 3 कर दो, तो रिजल्टेंट जो है ऑब्वियसली जो है हमारे पास रिजल्टेंट टाइम पीरियड आ जाएगा, लेकिन फिर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट फिर समझ नहीं आता है कि मल्टीप्लाई ही क्यों किया, है ना। तो इस वजह से किया कि इस सारी चीज़ों को फिर उसको फ्रीक्वेंसी से ही डील करिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिजल्टेंट टाइम पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायर फ्रिंजेंस इज लिंक्ड टू, जो बायर फ्रिंजेंस है वो किस, ये हमने पोलराइजेशन के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर फिर हम जब हम बायर फ्रिंज लगाते हैं तो वो किस वजह से लगाते हैं, ताकि हम स्प्लिट कर सकें हमारे जो लाइट है उसको ई रे और ओ रे के अंदर। ठीक है, 3 रेज के अंदर तो स्प्लिट होता ही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट स्प्लिटिंग अप द इंसिडेंट रे इनटू द ई रे एंड ओ रे, बायर फ्रिंज का काम होता है। ठीक है, अब वेक्टर फील्ड बी इज इरोटेशनल, जो वेक्टर फील्ड बी है वो इरोटेशनल होएगी व्हेन, जब उसका कर्ल होता है वो जीरो होता है, ये जीरो है, वेक्टर नहीं है, ये जीरो है। कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड बी अगर वो जीरो होता है तो हम उस वेक्टर फील्ड बी को इरोटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अ चार्ज ऑफ 6.75 माइक्रोकूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 2.5, ये एक्चुअल में 2.5 है, 2.5 न्यूटन, 2/5 नहीं है, 2.5 न्यूटन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास कि चार्ज दे रखा है, सॉरी चार्ज दे रखा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो F/Q होता है, तो फोर्स हमें पता है 6.75, 6.75 माइक्रोकूलम। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, जो फोर्स है, सॉरी चार्ज यहाँ पे है 2.5, फोर्स 2.5 है, चार्ज हमारे पास है 6.75 माइक्रोकूलम के अंदर है, तो इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करो, हमारे पास जो आंसर आएगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कंप्लीट टर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आ जाएगी, बस। अभी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3.71 × 10⁵ वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम -173 कूलम टू 357 सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस लिखा हुआ है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एनर्जीज एमिटेड बाय अ बॉडी पर सेकेंड इन दीज टू केसेस। वो कह रहे हैं कि अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो -173 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो बताओ कि एनर्जीज अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या होगी एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर सेकेंड, यानी कि E/T की रेशियो पूछ रहा है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो है E/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना T की पावर 4 होता है, मतलब टेम्परेचर की पावर 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर्स लेने हैं ना बेसिकली वो केल्विन में लेने हैं पहले तो क्या करना है, E/T इसको E/T 1 इज इक्वल्स टू T की पावर 4 डिवाइड बाय E/T 2। ठीक है, ये भी T की पावर 4, मतलब कि दोनों ही जो है T की पावर 4 के इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो बस क्या करो, इसको और इजी कर देते हैं, पहले टेम्परेचर्स को जो है केल्विन के अंदर चेंज कर लो। अब देखो जो -173 है इसको 273 में ऐड करेंगे, क्योंकि -173 है, केल्विन के अंदर चेंज करने के लिए 273 से प्लस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 100 केल्विन। और अगर मैं 357 को प्लस करती हूँ 173 के अंदर, सॉरी 273 के अंदर ना, 357 को 273 के अंदर ऐड करती हूँ, तो 7 8 9 10 ये कुछ इस तरह से आएगा, 13 630 केल्विन समथिंग। ठीक है, बाकी चेक कर ना कैलकुलेशन, इतना ही आएगा 630 केल्विन। तो देखो जब मुझे दोनों की पावर में चाहिए E/T फर्स्ट वाली बॉडी का, E/T
सेकेंड वाली बॉडी का, और एक कंप्लीट ई बाई टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी, 100, पहली बॉडी का 100 है, तो 100 की पावर में 4, देन 630 की पावर में 4, ठीक है। तो इसको खोलना पड़ेगा एंड देन 630 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आएगा 1:1575, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कुछ इस तरह से ही करना है, ठीक है, तो वो चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। वो कह रहे हैं रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंट्रोपी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अकर फॉर द न्यूक्लियाइड विद मासेस नियर डैट। तो वो कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो पर्क होती है ये अलग से दिखाई देती है, तो ये आयरन की होती है। तो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्टेन न्यूक्लियस आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन। एक सर्टेन न्यूक्लियस है, उसने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बीटा पार्टिकल के अंदर पॉजिट्रॉन भी आता है, पर इन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा है इलेक्ट्रॉन, और अगर नहीं भी बता रखा तो हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। एंड देन स्प्लिट अप इनटू द 2 अल्फा पार्टिकल। और एक जो न्यूक्लियस है यानी कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन को और बीटा पार्टिकल को एमिट करता है, एंड देन स्प्लिट इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स, और फिर 2 अल्फा पार्टिकल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। अब खुद 2 अल्फा पार्टिकल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। हमें ए और जेड की वैल्यू निकालनी है पेरेंट न्यूक्लियस की, ओरिजिनल न्यूक्लियस की। तो लेट्स से एक्स जेड ए, ठीक है। ये जो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके किसके अंदर चला जाता है, एक तो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर यानी कि बीटा पार्टिकल के अंदर। तो अब इसका जेड क्या होना चाहिए, जेड प्लस वन। तो इन इसको कंजर्व करने के लिए तो जेड प्लस वन माइनस वन जेड ही रहता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ए प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस वन और यहाँ पे 0 है, तो ये कंजर्व्ड हो गया। तो मतलब अब हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस है वो कुछ ये है, ठीक है। अभी हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस ये है। अब जो ये वाला डॉटर न्यूक्लियस है वो कह रहे हैं ये जो डॉटर न्यूक्लियस बना है जेड प्लस वन ए प्लस वन, ये जो है आगे जो है अल्फा पार्टिकल्स के अंदर स्प्लिट अप इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल के अंदर स्प्लिट अप हो जाता है। तो जो अल्फा पार्टिकल है हीलियम 2 4 इस तरह से होते, तो मैं यहाँ पे इसको हीलियम मतलब हीलियम लिखने की बजाय अल्फा ही लिख रही हूँ। अल्फा वन और अल्फा टू को मेजर कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 4, ठीक है। 2 अल्फा पार्टिकल के अंदर एमिटर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को इस तरह से लिखा जाता है ना 2 4 तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अभी ये 2 अल्फा पार्टिकल के अंदर एमिट हो गया। तो हमें z और a की वैल्यू निकालनी है, तो बस सिंपल z और a की वैल्यू निकाल लेंगे। इन क्या है z प्लस वन को इन दोनों के इक्वल रख देंगे, 4 के इक्वल, है ना, क्योंकि कंजर्वेशन करनी है। तो z प्लस वन ऑब्वियसली 4 के इक्वल होगा। जैसे z प्लस जीरो जो था वो z प्लस वन माइनस वन के इक्वल था, ठीक है। सिमिलरली a प्लस वन जो था a प्लस वन प्लस जीरो के इक्वल था, ठीक है। इस तरह से जो है कंजर्व किया जाता है। एंड a प्लस वन हमारे पास क्या है 4 प्लस फोर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस वन 4 प्लस फोर के इक्वल हो जाएगा। तो z हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस वन दैट इज 3, और a हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस वन दैट इज 7। तो यहाँ पे a और z रिस्पेक्टिवली यानी कि a की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 3 है, तो 7 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, सिलेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो बेसिकली कंजर्वेटिव क्या चीज होती है कि कंजर्वेशन का होना मतलब कि इनिशियल और फाइनल को अगर हम माइनस करें तो उसका आंसर 0 आए, ठीक है। तो कंजर्व रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उस तरीके से। तो बेसिकली इसका अगर हम डेल मतलब कर्ल लेंगे किसी वेक्टर का, अगर हमें ए वेक्टर को प्रूव करना है कि वो कंजर्वेटिव है, तो उसका जो कर्ल है ना वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसमें से चेक करके देख लो कि किसका जो कर्ल है वो 0 के इक्वल आता है, तो वो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ना एक करके दिखा देती हूँ कर्ल किस तरह से निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। डेल की क्या वैल्यू होती है करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड। सिमिलरली ए वेक्टर, बट यहाँ पे देखो के कैप नहीं है तो के कैप वाली टर्म्स जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे के कैप नहीं है तो के कैप वाली टर्म नहीं आएगी, बस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ए वेक्टर लिख लेंगे। ए वेक्टर पहले फर्स्ट वाले को चेक करके देखते हैं, 5x, ठीक है। आई के नीचे 5x और जे के नीचे 3,
तो बस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो करली बाय करली एक्स 3 का माइनस करली बाय करली वाई 5x का। तो इसके लिए चीज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली इसके लिए चीज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो फर्स्ट वाले में हमें पता चल गया कि जो डेल क्रॉस ए है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा फिर इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप ए और सी को भी चेक करके देख सकते हैं, जिसका आंसर 0 होगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को लगता है कि इसका भी 0 आना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं 2 सेकेंड। आई जे वही सेम करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई, देन उसके बाद आई कैप है तो यहाँ पे 3y है, जे कैप है तो यहाँ पे 3x है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही सेम चीजें, आई कैप वाले को छोड़ो, इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे आई कैप, ओ सॉरी ये तो खैर नहीं, इसके अंदर नहीं, तो डायरेक्टली है ना, आई जे करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई, ये 3y ये 3x, बस अब मल्टीप्लाई करना है। तो करली बाय करली एक्स, इसको अगर मैं इसका 3 बाहर आ जाएगा एक्स, फिर माइनस करली बाय करली वाई और 3y। ठीक है, इसके अंदर भी ये 3 माइनस 3 0 है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो कर्ल है वो 0 बन रहा है। तो या तो इसके अंदर डी ऑप्शन होता कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास अभी सी को भी चेक करके देखना, क्या पता तीनों ही हो जाए। ठीक है, तो जो हमें जो है डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 दे रहा है वो कंजर्वेटिव होएगा। ठीक है, या अभी नेक्स्ट चेक करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। वो कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या देता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल देता है ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर फॉर अ कार्ड सर्टेन बैरियर टनलिंग प्रॉब्लम इज 0.70, मतलब अब टनलिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट इज, हमें ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालना है। हमें पता है कि टनलिंग इफेक्ट के अंदर क्या था, कि टनलिंग इफेक्ट ने ये शो किया था कि जो पार्टिकल है अगर उसकी एनर्जी लेस देन द स्टेप पोटेंशियल हाइट भी हो, तो भी वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं करता है बल्कि ट्रांसमिशन भी करता है। ठीक है, तो ये हमें टनलिंग इफेक्ट से पता चला था। तो वहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 आया था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1 आया था, मतलब दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है वो तो 0.70 दे रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0.70 दे रखा है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालना है 1 माइनस 0.70, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 0.30 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ लाइक कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है मास्टर कैडर की। ठीक है, तो साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। या और अगर आप किसी पर्टिकुलर पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप अपना नेम, किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिटी, मेल और फीमेल, ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if a wave function xi for a particle moving along the z axis is normalized, अगर xi है, अगर वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग कह रहे हैं। तो देखो वैसे तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा करेक्ट है, लेकिन देखो तो यहाँ पे जेड एक्सिस बोला हुआ है, तो उसके लिए ना फिर डिस्टेंस एक्चुअल में यहाँ पे ना डी जेड डी होगा, यहाँ पे डी आर नहीं होगा, यहाँ पे डी जेड डी होगा, क्योंकि डी आर होता तो वो तीनों एक्सिस को बताता है ना, तो यहाँ पे डी जेड डी होगा, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बी हो जाएगा। तो या नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन ऐसा होता है ना कि वेव फंक्शन उसका कॉन्जुगेट साथ में जो है डी टाउ, या फिर यू कैन से कि डी आर जो तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल्स टू 1, और कोई वेव फंक्शन उसका कॉन्जुगेट उसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो दैट्स वाई इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अनपोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर, अ क्वार्टर वेवलेट इज प्लेस्ड आफ्टर द पोलराइजर। एक अनपोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट है,
ठीक है, उसको एक पोलराइज के ऊपर इंसिडेंट कराया गया जो कि 45 डिग्री के एंगल पे है। क्वार्टर वेव प्लेट, और नहीं, वो 45 डिग्री के एंगल पे नहीं है, बल्कि क्वार्टर वेव प्लेट भी उसके आगे इंसर्ट की गई है जो कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है। टू द टू एक्सिस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट द इमर्जिंग लाइट फ्रॉम द प्लेट विल बी, जो उस प्लेट से लाइट इमर्ज होकर आएगी वो कौन सी प्लेट होगी, वो होगी सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेट, सर्कुलर पोलराइज प्लेट। क्योंकि देखो ये वाला जो है, ये हमने डिटेक्ट, ये वाला जो प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है ना, ये डिटेक्शन ऑफ सर्कुलर पोलराइज लाइट के लिए यूज किया गया था। कि जब हमने डिटेक्शन करनी थी पोलराइज लाइट्स की, तो हमारे पास ना अगर एक पर्टिकुलर पोलराइजर से दो तरह की वेव्स निकल रही थी, जिसको हम डिफ्रेंशिएट, मतलब एक तरह की वेव निकल रही थी जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि वो सर्कुलर पोलराइज है या फिर अनपोलराइज है, तो दैट्स वाई फिर वहां पे क्वार्टर वेव प्लेट लगाई गई। तो क्वार्टर वेव प्लेट से हमें पता चला कि जो हमारे पास लाइट आई है वो सर्कुलर पोलराइज लाइट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वांटम नंबर n is most closely associated with the property of electron in the hydrogen atom। जो क्वांटम नंबर n है वो एनर्जी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि देखो n इज इक्वल टू 1 मतलब लोअर स्टेट, n इज इक्वल टू 2 मतलब हायर स्टेट, n इज इक्वल टू 3 मतलब और हायर स्टेट, तो मतलब इन टर्न की इसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास द एटम इज इन स्टेट विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इज इक्वल्स टू 2, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L। वो कह रहे हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2 दे रखा है, ml की क्या वैल्यू होगी। देखो जो ml की वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, फिर अगर L इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो -2 -1 0 1 एंड 2, तो 5, टोटल 5 हो गई। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज 5। नेक्स्ट हमारे पास द एग्जाम्पल ऑफ फर्मियोनिक्स, फर्मियोन मतलब हाफ इंटेग्रल वाले, तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल फर्मियोन का है, तो फोटोन भी नहीं है, पायोन भी नहीं है, कायोन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे पास हाफ इंटेग्रल वाला होता है। या नेक्स्ट है इन एन चैनल जेएफईटी, जेएफईटी के अंदर पिंच ऑफ अकर्स व्हेन द गेट बायस इज, पिंच ऑफ कब अकर होता है, जब गेट बायस क्या होती है, गेट बायस हमारे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो गेट अगर बायस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगी, हमारे पास डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब रिवर्स बायसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बेसिकली रिवर्स बायसिंग के बढ़ने से जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास पिंच ऑफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, दैट इज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे वैसे वैसे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक होंगे, जैसे जैसे कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे वैसे वैसे वो कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इन शॉर्ट की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास if a beam of wavelength lambda is incident at an angle of phi to a symmetry axis of the crystal having the d atomic spacing in the unit cell, the Bragg scattering condition stated and अभी Bragg's law क्या था, n lambda is equal to 2d sin theta। तो बस इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा n lambda d sin, ये रहा n lambda is equal to 2d sin theta, तो b इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए साइनोसॉइडल फोर्स विद अ गिवन एम्पलीट्यूड इज अप्लाइड टू एन ऑसिलेटर। एक साइनोसॉइडल फोर्स लगाया गया गिवन ऑसिलेटर को एट रेजोनेंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज लिमिटेड बाय, रेजोनेंस पे जो ऑसिलेशन है वो किस तरह से लिमिटेड हो सकता है, तो इज at resonance the amplitude of the oscillation is limited by the damping force, by the initial velocity, initial amplitude। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डैम्पिंग फोर्स। जो रेजोनेंस के ऊपर भी एम्पलीट्यूड है वो किस तरह से लिमिट होता है कि डैम्पिंग फोर्स अगर इंक्रीज हो जाती है, तो डैम्पिंग फोर्स अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास क्या है, रेजोनेंस के ऊपर भी जो एम्पलीट्यूड है वो लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन न्यूटन रिंग पैटर्न एज वन अप्रोचेस द पैटर्न एज द डार्क रिंज गेट्स। वो कह रहे हैं कि न्यूटन रिंग पैटर्न के अंदर हमारे पास जब हम जैसे जैसे हम लास्ट रिंग्स के ऊपर पहुंचते हैं, तो लास्ट रिंग्स के ऊपर पहुंच में क्या होता है, जो हमारे पास डार्क रिंग्स हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इट गेट्स क्लोजर एंड थिनर, गेट्स क्लोजर बट रिमेन इक्वल, इक्वल स्पेस्ड गेट थिनर, गेट क्लोजर एंड थिनर। ठीक है, जो डार्क रिंग्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूटन रिंग्स के अंदर हमने चेक किया है कि जो बेसिकली जो एरिया है वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो उससे हमें ये चीज़ क्लियर है कि जो न्यूटन रिंग्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो डार्क रिंग्स है वो एक तो क्लोजर हो जाती हैं और थिनर हो जाती हैं बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा।
देन 23rd के अंदर क्या है, जो द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फॉलोज अ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है, जो हाफ इंटेग्रल वाले होते हैं। तो फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, अभी फोटोन हाफ इंटेग्रल वाला नहीं है, एंटी न्यूट्रिनो ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हाफ इंटेग्रल वाले हैं और यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट द इंडक्टेंस एल इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ द मैकेनिकल। अब वो कह रहे हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर देखो, जो एल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वहां पे आर था इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो आर था वो मैकेनिकल के अंदर स्मॉल आर से रिप्लेस किया गया था, यानी कि डैम्पिंग रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दी गई थी। और जो एल था इंडक्टर था वो मास से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, और जो मास है वो हमारे पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी को बताता है। अगर यहाँ पे इनर्शिया का ऑप्शन होता फिर भी वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे मास का ऑप्शन है वो, फिर वो करेक्ट ही है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इलेक्ट्रिकल के अंदर इंडक्टेंस ली जाती है, मैकेनिकल के अंदर उसी को मास लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल के अंदर रेजिस्टेंस ली जाती है, मैकेनिकल के अंदर डैम्पिंग रेजिस्टेंस ली जाती है, वो दोनों आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, वही बताया हुआ यहाँ पे, एनालॉग मतलब मैचिंग, तो यहाँ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द हैवी डैम्पिंग, ओवर डैम्प्ड की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटर विल रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओवर डैम्पिंग के लिए जो ऑसिलेटर है वो बहुत ही स्लो रेट के ऊपर आता है, इमीडिएटली विद नो टाइम, विद इन वन पीरियड, विद इन हाफ ऑफ द पीरियड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा स्लोली नीचे आता है अगर हम ओवर डैम्पिंग की कंडीशन कर दे तो। ठीक है, स्लोअर रेट टू इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ये। तो यहाँ अभी इन ऑर्डर टू हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, और एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट अगर जल्दी से ही लेनी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।